नमस्कार दोस्तों। शराबी सोमेश। ईश्वर की कृपा है, फेलोशिप का साथ है और एक एक दिन के हिसाब से, वन डे एट अ टाइम, आज भी शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ। और ये बात मैं हर शेयरिंग में जब भी शेयर करता हूँ तो ये बोलता हूँ कि आज मेंटल ऑब्सेशन दूर है मुझसे, विचार नहीं आया पीने का। दोस्तों, ये जर्नी मेरी जो पीने की जर्नी जो शुरू हुई थी, वो 23 साल से मैं दारू पी रहा था। और वो 23 साल जब 2000 मिलेनियम ईयर आया था, उस समय मैं जलगांव महाराष्ट्र में था। वहाँ पे कॉलेज के फ्रेंड्स ने कुछ बोला कि चलो ले लो, ये अच्छा रहता है। मेरे को भी अभी 2 दिन पहले पापा पूछ रहे थे कि सॉरी, कि तूने ये पीना क्यों शुरू किया, है ना। बाकी मेरा भाई नहीं पीता, मेरे पापा नहीं पीते, मेरे घर में कोई नहीं पीता, तो तेरे को कैसे पीने का स्टार्ट करने का वो हुआ। अब मैं सोचने लगा कि यार वो 23 साल पहले ऐसा क्या था जो मैंने पिया उसको। और फिर देखा, मैंने ऐसे ही पी लिया यार, मस्ती मस्ती में पी ली। क्योंकि मैं मना नहीं कर पाता था लोगों को, मैं ना नहीं कर पाता था। मैं लोगों को, मतलब जो भी मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे या फिर जो फ्रेंड्स थे मेरे, उनको मैं मोर देन सीनियर, मोर देन ब्रदर मानता था। तो वो एक था जिसके कारण मैंने उनको मना नहीं कर पाया, और उन्होंने जो पिलाया मैंने पी लिया। और वो पीते पीते जब कहानी शुरुआत हुई, तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि नीचे बोतल्स पड़ी रहती थी साइड में इधर उधर, लेकिन मैं पीता नहीं था ऐसे पागलों जैसे। और फिर शादी हुई। शादी के बाद मेरी पोस्टिंग महाराष्ट्र में थी, कराड़ में। वहां पे कोई न्यू ईयर पार्टी या कोई फंक्शन होता था तो मुझे पिलाते थे लोग, लेकिन मैं इतना एग्रेसिव हो जाता था। तो मेरी वाइफ ने देखा मुझे, ये क्या है भाई, बंद करो। मेरी शादी नई नहीं हुई थी, मैंने मना कर दिया, नहीं पीऊंगा, चल ठीक है। मैंने साल भर तक वो बंद करके रखी थी। और ये बात मैं भूल चुका था अभी कुछ दिन, कुछ सालों से। और वो साल भर बंद करने के बाद मेरे को फिर एक ने बोला, यार चल ले ले, थोड़ी तो ले ले, है ना। तो मैंने पी ली। और पीने के बाद फिर से शुरू कर दी। और वो जो शुरुआत हुई, उसका फिर अंत नहीं हुआ। उसका फिर मेरे 2010 से लेके 2022 तक मैं बॉम्बे में सेटल, ऑलमोस्ट सेटल ही हो गया था। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा था। वहीं पे मैंने फिर एमबीए भी किया अपना। और वो भी पीते पीते यार, मैं पीछे वाली बेंच पे बैठता था। और मेरे दोस्त बोलते थे, यार पानी तो पिलाना। मैं बोलता नहीं, पानी नहीं है ये, उसमें मिक्स है। और उसने स्मेल भी करी, उसको लगा यार ये पागल आदमी है यार, कॉलेज में लेकर आता है, पीता है। और मुझे लगा यार मैं तो पीते पीते एमबीए भी कर लिया, कितना बढ़िया बात है, वो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ के 15 साल बाद। तो मुझे कॉन्फिडेंस दिलाती रहेगी ना शराब मेरे को, मेरे अच्छे जॉब, मेरा एमबीए, मेरी सैलरी, मेरा मुंबई में सेटल होना। और मुझे अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि सोमेश तो सब कुछ हो गया अभी ब्रह्माष्टमी। क्योंकि मैं जब इतना काम करता हूँ, 10-12 घंटे, तो क्या 2 घंटे भी अपने लिए स्पेंड नहीं कर सकता क्या, और वो भी अपने पैसों से। क्योंकि दोस्तों मेरा कुछ पैसा बच ही नहीं रहा था, ना ही मैं कुछ फाइनेंशियल मैनेज कर पा रहा था। हाँ, शुरुआत में मैंने एक्सेल शीट बनाता था, वो आज भी मेंटेन कर रहा हूँ कि मैं कब से कब तक कौन से टेन्योर में कहाँ था, मेरा सैलरी का ग्रोथ क्या था, कितना बड़ा कब। और मैं ये भी सोचता था कि 5 साल बाद कहाँ पहुंचूंगा। तो यार ये सब फाइनेंशियली और भौतिकता की बात है जो है ना, वही सोचता रहता था मैं। और उसी में खोया खोया रहता था। और कहीं ना कहीं मैं अकेलापन महसूस करता था अपने आप में। और वो अकेलापन क्या था, क्यों था, वो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं स्पिरिचुअल बैंकरप्सी की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ। और वो अकेलापन मुझे बार बार खाता था, डिसकंटेनमेंट में ले जाता था। और मैं कई बार अपने आप को, मतलब सच्चे प्यार की तलाश में पागलों जैसे ढूंढता रहता था दूसरों को। घर में थे फिर भी पता नहीं क्यों मैं ऐसा करता था, जिससे कि मुझे कनेक्शन मिले, कोई एक 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 एक, एक वो अपनापन मिले। लेकिन वो नहीं मिल पाता था। तो और उसी बीच मेरा शराब का दौर भी काफी चालू हो गया था। और वो मैं सुबह से लेके दोपहर से लेके रात को, रात से लेके अगले दिन तक फिर पीता था। तो ये मेरा एक छोटा सा ड्रंक लॉग मैंने बताया कि मुझे जो 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 मेरा ग्रोथ थी, क्या कहते हैं उसे, प्रोग्रेसिव बीमारी की, जो शराबियत थी, वो लत ऐसी बढ़ती गई, बाद में एंड मोमेंट में मैं छुपाने लग गया। और वाइफ तो मेरे को देख के समझ जाती थी ये पीकर आया है।
और क्योंकि उससे पहले कई कांड किए हैं यार, होली दिवाली और इतने फेस्टिवल्स में मैंने पी पी के बहुत झगड़े किए हैं। मेरे परिवार को सबको, मम्मी पापा को इतना पता नहीं था क्योंकि मैं दूर रहता था उनसे, घर से। और जो मैं डिनायल मोड में था हमेशा, नहीं मैंने तो नहीं पी, अरे नहीं यार वो थोड़ा प्रेशर आ गया था इसलिए पी ली। और वो कुछ भी बहाना बना के पीता था मैं, और पीते पीते रात को 11-12 बजे आ रहा हूँ, कभी आ ही नहीं रहा हूँ, कभी बाहर ही सो रहा हूँ। एक बार तो सड़क पे सो गया था, मेरा पर्स गायब हो गया था। वो बात अलग है, भगवान की कृपा हुई, किसी ने कुरियर से वापस पर्स भेजा मेरा। तो ऐसे ऐसे हालात हुए। एक बार लैपटॉप मेरा लोकल ट्रेन में छूट गया था, वो फिर वो वापस ट्रेन विराट से अब लौट रही थी, देखा तो लैपटॉप बैग वहीं पड़ा हुआ है, फिर उठाया मैंने, भगवान का शुक्रिया किया, और घर जाके फिर दारू पिया। तो वो पीने का तो पक्का ही था मेरा। और हमेशा ये कभी कभी सोचता था यार कि थोड़ी सी लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, बस ये चर्च गेट में पी लूंगा, फिर सीधा अंधेरी ही चला जाऊंगा। लेकिन वो चर्च गेट से फिर मैं दादर रुकता था, दादर से सांताक्रूज, सांताक्रूज से अंधेरी, अंधेरी में भी फिर घर के पास एक और था अड्डा, वहां बैठ के रात को 12-1 बजे तक पीता रहता था। तो काफी बुरी हालत हो चुकी थी मेरी, मैं समझ नहीं पा रहा था, और वाइफ को मैं मना कर रहा था, डिनाइल मोड पे था। उससे बार्गेनिंग करते करते बोला कि चल मैं एक काम करते हैं, अपन ज्योग्राफी चेंज कर लेते हैं, जयपुर चलते हैं, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, 25 साल बाद बेटा मिल रहा है, और मेरी इस पे भी हो जाएगा। वाइफ को लगा यार ये सही बोल रहा है, छूट जाएगी। और वो भी एमबीए कर रही थी, उसको भी कॉर्पोरेट में हो गया था, उसका भी एक फ्यूचर बन रहा था इंडिपेंडेंट, जो मुझे लगता था कि मैं उसको करूं, बनाऊं। वो बना रहा था उसको, और वो भी सोच रहा था कि मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन उसकी एमबीए पूरी नहीं करा पाया है, वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि जब मैं एमबीए कर रहा था, रात को इवनिंग क्लासेज में जाता था, तो वो मेरे को पूरा कोऑपरेट करती थी, खाना बना के देती थी रात को 11-11 बजे, गरम गरम रोटियां, और मेरे को पूरा कोऑपरेट करती थी, सुबह उठा के टिफिन बांध बांध वो सब कुछ। लेकिन जब वो कर रही थी, रात को 11 बजे आती थी, तो मैं पिया हुआ ही रहता था। तो वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी यार, हमारे बीच में कहा सुनी हो गई, झगड़ा हो गया, लैपटॉप तोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या हो गया। उसकी डिग्री आज तक नहीं मिली उसको। तो वो है कहीं ना कहीं मेरे अंदर कि अमेंड्स कैसे करूं मैं, वो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से होता नहीं है। तो काफी बर्बादियां हुई हैं। और जब मैंने ज्योग्राफी चेंज करके जयपुर गया था, वहां पे अपने माँ बाप ने मेरा हाथ जोड़ लिया सामने की, तो क्यों आया जयपुर, क्योंकि 4-5 महीने में वो जयपुर जो जॉब जिसके कारण मैं सब कुछ छोड़ के गया था, वो भी छूट गई, क्योंकि मैं ऑफिस में पी रहा था, ऑफिस में बैठ के पी रहा था, और मुझे लग रहा था किसी को पता नहीं है, और मैं झगड़ा भी कर रहा था। तो एक के ऊपर एक काम हो गया, तो सब कुछ उल्टा हो गया यार। जयपुर में नौकरी छूट गई, और वो मेरा डाउनफॉल ऐसा चालू हुआ कि जहाँ सोमेश को लगता था कि मेरे को तो एक कॉल से नौकरी मिल जाएगी, मेरे को तो लिंक्डइन और ये jobs.com वगैरह की जरूरत ही नहीं है, खूब कॉन्टेक्ट्स है मेरे, और वाकई में थे कॉन्टेक्ट्स, काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, हर फील्ड में कॉन्टेक्ट्स थे। लेकिन वो सब बिखर गए, सबके साथ मैंने झगड़े कर लिए, सबको पता लग गई मेरी असलियत, ये तो दारू पी के हल्ला करता है, झगड़ा करता है, बात करने का मन नहीं होता था। आखिरी आखिरी में तो मैं परेशान हो गया था कि 2-2 महीने घर पे बैठा था मैं जयपुर भी। फिर एक बड़ौदा में नौकरी लगी, वहां चला गया मैं, और मेरा वाइफ और बच्चे, जो हमेशा एक इंडिपेंडेंट फैमिली में रहते थे, वो अब मम्मी पापा के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। और वो काफी हद तक उन्होंने स्ट्रगल भी किया, सबने मिलके एक साथ। और मैं इधर वापस आ गया, और मुझे फेलोशिप का थोड़ा पता लगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं माना अपने आप में सॉरी, क्योंकि मैं वो बार्गेनिंग से जो डिप्रेशन का मोड था ना, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, और डिप्रेशन के बाद ही वो एक्सेप्टेंस आई थी मेरे अंदर, पहली बार, जब मैं रेल की पटरियों पे पहुंच गया था। और आखिरी घूंट जब पिया था मैंने बाथरूम में खड़े होके, जब मेरे लोगों ने, बड़ौदा वाले सबने इकट्ठा करके बोला कि चलो भाई तुमको अभी वापस छोड़ने जाएंगे जयपुर, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है जॉब करनी। और मेरे बस की थी भी नहीं, मैं दिन में पीता था, रात को पीता था, रात को घर आके सोने लगता तब भी पीता था। तो इतना बैंक्रप्सी हो गई थी कि यार एक के बाद एक के बाद एक, बार बार मेरे नौकरियां जा रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, मेरे परिवार में तकलीफ हो रही थी, वो समझ में नहीं आ रही थी। मेरा बड़ा बेटा 12th में था, जिसके 10th में 93-94% आए थे, और 12th में वो यार कॉम्प्लीमेंट्री आ गई उसको। क्यों? क्योंकि घर पे कलेश होते थे, मैं दारू पी के बातें करता था, वाइफ जयपुर में अकेली थी, और वो पेरेंट्स ने भी मेरे वाइफ और बच्चों को घर से निकाल दिया था। और तब मेरा बहुत रिजर्मेंट बढ़ गया था अपने पेरेंट्स पे, ये ऐसे कैसे कर सकता है कोई, मेरे बच्चे के फ्यूचर के साथ कैसे खेल सकता है। और मैं ये नहीं देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना स्पिरिचुअली शून्यता में आ गया हूँ, आध्यात्मिक शून्यता में, वो मैं नहीं देख रहा था।
लेकिन दोस्तों, जब मैं वो सब कुछ हो गया पूरा, पता लगा मुझे कि घर वालों ने घर को निकाल दी, वाइफ को निकाल दिया, और मेरी जॉब भी जाने वाली थी, तो मैं मतलब रेलवे ट्रैक पे चला गया मरने। बोला अब नहीं जीना, मुझसे नहीं संभल रही मेरी जिंदगी। वो सेल्फ विल रन रॉइट वाली बात है, और वो जो जगरनॉट जब चलता है, जब वो टॉर्नेडो चलता है ना, सब कुछ तहस नहस कर देता है। और वही आखिरी पड़ाव था मेरा, जब मैं नरक के द्वार तक पहुंचा था। बस, नरक में घुसा नहीं मैं, नरक के द्वार से मेरे को ईश्वर ने ही वहां से उठाया, रेलवे ट्रैक से वापस मेरे को बाहर लेकर आया। मैंने कॉल किया लोगों कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ले जाओ। वो लोग आए, पहले पुलिस थाने ले गए। वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ, तो रात को मेरे बेड के वो आसपास चार लोग सोए, दरवाजे पे चेयर लगाई। और अगले दिन सुबह उठ के बोले कि चलो तुमको घर छोड़ने जाना है, दो लोग एस्कॉर्ट करके तुमको कार में लेके जाएंगे, अपना सामान पैक करो। दोस्तों, वो मैं सामान पैक कर रहा था 6 मई 2023 को, और मेरे दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था, बिल्कुल ब्लैंक। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं सामान पैक कर रहा हूँ, ये तो काम करने का सीजन है, मैं 22 साल का एक्सपीरियंस है, और सब कुछ उल्टा ही चल रहा था। लेकिन मैं जब जा रहा था, तो मैंने बोतल मेरे हाथ में आ गई, मैंने पी ली फिर से। और वो पीने के बाद क्या हुआ, मेरे फिजिकल एनर्जी चालू हो गई, मैंने वापस से कंटिन्यू कर लिया। और वो लोगों को बोल रहा हूँ चलो तुम भी बैठ जाओ, दो दो बैग पीते हैं फिर जाएंगे। वो पागल बोले यार ये क्या आदमी, इसकी नौकरी चलेगी, इसको घर छोड़ने जा रहे हैं, फिर पी रहा है। तो फिजिकल एनर्जी आज मैं रिलेट करता हूँ, जब मैं पीछे देखता हूँ, वो कंटिन्यू थी मेरे अंदर। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके जब मैं बिल्कुल घर पहुंचा, मेरे को घर का एड्रेस भी नहीं पता था, अपने गांव में कहाँ रहना है, कहाँ रह रहे हैं सब, कौन कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है, वाइफ कहाँ है। और रात को 1 बजे पहुंचा, देखा तो सामान पैक पड़ा हुआ है, वाइफ सफेद बाल हो रखे हैं, बच्चे मायूस से बैठे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। मई का महीना था। मैं बिल्कुल डिप्रेस होकर बैठा। अगले दिन हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब से मिला। उन्हीं डॉक्टर ने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में बताया था। उन्होंने फिर पूछा क्यों पी ली तूने, मैंने बोला सर कॉन्फिडेंस आ गया था, मुझे लगा ठीक हो रहा है सब, तो मैं कर लूंगा मैनेज। तो बोले यार ये तो फ्रेड की स्टोरी है, तो वैसे ही हो गया कि तुमको लगा कि जब सारी तकलीफें सॉल्व हो रही है तो शराब की भी हो जाएगी। और वाकई में मेरे कॉलेज ऑफिस वाले बोल रहे थे तुम तो संतों जैसी बातें करते हो, तुम तो कितने बदल गए हो, गुस्सा भी नहीं करते हो। तो मुझे लगा यार ये सही है, सही चल रहा है मेरा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने बोला ये नहीं आना चाहिए, उससे सेल्फ प्राइड आ जाता है और वो कहीं और ले जाता है, तो मेरा दिमाग फिर घूम गया। बोले ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा था। और मुझे बोला कि भाई ये इसका जो सॉल्यूशन है, थ्री फोल्ड डिजीज का, इसका एक ही सॉल्यूशन है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी वो मुझे पता नहीं था, है ना। वो एक डीआर में भी आया, भगवान कौन है क्या है मुझे नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी क्या है वो मुझे नहीं पता, सेरेनिटी क्या है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे आके ही पहले दिन इतने भारी भारी शब्दों से मेरा पाला पड़ा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को सिर्फ ये वन डे एट ए टाइम, कीप कमिंग बैक, ये दो स्लोगन कुछ घुसे थे कि हाँ वापस आते रहना, और एक दिन का कार्यक्रम है, आज नहीं पीनी है। उसके बाद स्लोगन्स के बाद मैंने डीआर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अब यार जो मैं आया, मुझे बोला कि सॉल्यूशन स्पिरिचुअल है, और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं अपने पसंद के ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, कभी कोई मंदिर जा रहा हूँ, कभी कोई मंदिर जा रहा हूँ, और नौकरी छूटी हुई थी। फिर मुझे पता नहीं चल रहा था कि किसको अपना फेवरेट भगवान मानूं। फिर मुझे कंफ्यूजन हुआ यार, ये धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या फर्क है, धार्मिकता है ये तो जो मैं सोच रहा हूँ। फिर वो 2 महीने में वही क्वेश्चन पूछता रहा मीटिंग्स में, धार्मिकता क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या होती है, और ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोले कि तुम्हारा स्पॉन्सर है क्या, बोला नहीं। बोला स्पॉन्सर लो, 12 कदम करो। बोला यार ये तो बहुत टाइम लगेगा, इतनी मोटी किताब है, उसको कैसे करूंगा। और वो बोलते हैं कि पढ़ना नहीं है, जीवन में अपनाना है, एक दिन का कार्यक्रम तो होगा नहीं। और मेरे को था कि फास्ट फॉरवर्ड चाहिए था, तो वो स्पिरिचुअलिटी मैं नहीं पकड़ पा रहा था। फिर मैंने स्पॉन्सर भी ढूंढे, एक इनिशियल स्पॉन्सर मिला जो मेरे से भी यंग था, और वो एनए का भी सदस्य था। तो उसने मेरे को पढ़ाना चालू किया, और 4-5 हफ्तों में उसने 1 to 9 स्टेप कर लिए। और वो फटाफट बोला चलो खड़े हो जाओ। फिर उस समय मेरा गुड़गांव में जॉब ऑफर भी आ गया था। बोला जॉब ऑफर लेने गया मैं, तो उसने बोला कि प्रेयर की लिस्ट लिख लो, एक प्रेयर, सेकंड प्रेयर, थर्ड प्रेयर, फोर्थ प्रेयर। वो प्रेयर की मैं लिस्ट जेब में रखा था, और मैं ट्रेन में वही पढ़ता हुआ जा रहा था, प्रेयर की लिस्ट, प्रेयर पढ़ता हुआ जा रहा था।
लेकिन वो फ्रेंकली स्पीकिंग, वो पहले कदम की प्रार्थना से लेके 11वें कदम की प्रार्थना ना मेरे को आज तक याद नहीं हुई। उसके कुछ शब्द हैं जो, मेरा अच्छा बुरा ले लो, मेरा जीवन मेरी इच्छा ले लो, वो चीजें हैं जो मेरे याद रहती हैं। और मैं जब भी आंख बंद करके प्रार्थना करता हूँ तो ये दो चार शब्द ही गुनगुनाता रहता था। बाकी कोई भी प्रेयर मुझे पूरी याद नहीं हुई। मैंने कोशिश बड़ी करी थी, लेकिन ये सेरेनिटी प्रार्थना के अलावा कुछ भी मेरे को याद नहीं हुआ। और फिर उससे मेरा कुछ बात पे झगड़ा हो गया। अब उस समय जब झगड़ा हुआ ना, तब मेरी जो गुड़गांव वाली जॉब थी वो भी जाने वाली थी। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा था, मेरे को, मेरा जो परिवार था उनको बॉम्बे से जयपुर लेकर आया, जयपुर से गुड़गांव लेके गया, और हर जगह बच्चों के स्कूल के एडमिशन से लेके घर के पर्दे तक सेट करना वो जिम्मेवारी मेरी थी। नौकरी, बिल्कुल नई नौकरी मिली थी। और उस समय मैं डिप्रेशन में ऐसा था कि बार बार मुझे वो रेलवे ट्रैक ही याद आता था। तो मैं अपने आप में इतना हताश, निराश, होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी जो बोलते हैं ना, वो चल रहा था। और साथ में मुझे सॉल्यूशन ढूंढना था स्पिरिचुअलिटी का। तो सॉल्यूशन तो मैंने बोला भी यार, कब मिलेगा तब मिलेगा, भगवान भरोसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ जो मीटिंगों में जो बात बताई जाती है वो मैं करता हूँ। तो उसमें एक तो डीआर पकड़ लिया मैंने। रोज सुबह उठते ही डीआर पढ़ता था। और वो जो मेरे जीवन में हो रहा होता था ना, उसी से कनेक्शन मिल जाते थे मुझे डीआर में। फिर मैंने एक दो सीनियर मेंबर पकड़े, 2 4 3 4, उनसे बात करता था। वो वो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया काफी, जिसमें एक भाई ने बताया कि भाई, ये तुम एक चीज याद रखो, आई एम सॉरी, आई रिग्रेट इट, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 चीज बोलते रहो जब भी तुम्हें लगे। मैं बोला ये तो बच्चों को बताते हैं नर्सरी क्लास में। बोला तुम भी तो एडल्ट चाइल्ड हो, तुम भी तो किंडरगार्टन में हो। तो फिर मैंने वो चीज, आई एम सॉरी, आई रिग्रेट इट, थैंक यू, आई लव यू, ये अपने घर पे चिपका दिया, ऑफिस में चिपका दिया। और जब भी लगता मैं उसको स्मरण करने लगता, पता नहीं क्यों। उससे मेरे को लगा कि बहुत सी चीजें जो है ना, जैसे कि बोलते हैं ये प्रोग्राम जो है माफ करने का, माफी मांगने का है। तो वो मुझे उससे रियलाइज होता रहा। फिर मेरे को ऑफिस में भी तकलीफ आने लगी। गुड़गांव वाले उन्होंने मेरे को पॉलिटिकली मेरे को कच्छ भेज दिया, कच्छ, कि तुम आ जाओ, वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। और वहाँ यार 500 लोगों की टीम, मैं अकेला बेवड़ा शराबी, और कोई मीटिंग नहीं, कोई वो नहीं। अब मैं उधर गया तो सही, लेकिन मेरे को ये डाउट था कि अभी वहां पे सस्टेन कैसे करूंगा। फिर मैं सीनियर्स को फोन करता था, क्योंकि मेरे इनिशियल स्पॉन्सर से उसी समय झगड़ा हुआ था। और तब यार मेरे ट्रेडिशन भी काम आए, जो दूसरा ट्रेडिशन था, सेवक नहीं, शासक नहीं, सेवक हो। तो मैंने उसको समझाया तो मेरे को माँ बहन की गाली देने लगा। तो मैंने बोला भाई अब नहीं होगा। लेकिन यार उस समय बड़ा दुखी हुआ था मैं, क्योंकि इनिशियल स्पॉन्सर मेरे लिए भगवान समान मानता था मैं, जिसने मेरे को स्टेप करवाए, जिसने मेरे सारी सारी चौथे कदम पांचवें कदम की सारी चीजें उसने सुनी, और उसी से मैं झगड़ा कर रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। और फेलोशिप को मैं छोड़ नहीं सकता था। ये सेम चीज मैंने फिर एक मीटिंग में भी शेयर करी रात को, तो थोड़ा हल्का लगा। तो मैंने देखा यार, मीटिंगों में जो मैं शेयर करता हूँ ना, जब भी मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है। ये चीज मैं पकड़ी कि जब भी मैं परेशान होता हूँ ना, चाहे चाहे कितनी भी हृदय विदारक, कितनी भी दुखी वाली बात हो, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं थे, कोई ऐसे मेंटर नहीं थे जिससे मैं खुल के बात कर सकूं। या मैं बना ही नहीं सकता था, मैं फोन ही नहीं करता था लोगों को, मेरे को फोन करने की आदत ही नहीं थी। मीटिंगों में जरूर बोलता था, क्योंकि मेरे को स्टेज शो वगैरह करने की आदत थी, तो वो फियर वैसा नहीं था बोलने का, करने का। तो वो मैं करता था। अभी उस सब के बाद जब उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता रहा, और मैंने देखा कि यार ये रिजर्मेंट नंबर वन ऑफेंडर बोलता है। और मुझे लगा ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी के कारण रिजर्मेंट होता होगा। लेकिन यह मालूम पड़ा कि स्पिरिचुअल बैंकरप्सी रिजर्मेंट के कारण होती है। अब मेरे को स्पिरिचुअल ग्रो करना है, सॉल्यूशन तो पकड़ना आ गया, लेकिन करना कैसे है, हाउ इट वर्क्स, वो पता नहीं था। वो पढ़ा भी नहीं था मैंने किताब में। और तो ये थोड़ी यार, मेरी तो नौकरियां भी ऐसी थी कि मैं कभी, अब मेरे को ये भी फिक्स नहीं रहता था कि मैं आज कच्छ रहूंगा, या गुड़गांव रहूंगा, या जयपुर रहूंगा। और मेरे बच्चे की भी यार, पहले वो बॉम्बे में स्कूलिंग करी, 6 क्लास, 7 क्लास जयपुर में करी, 8 क्लास गुड़गांव में करी, 9 क्लास अभी अहमदाबाद में करके 10th में आया। तो सब 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 हर तरफ से है ना। अभी ये पता नहीं था कि अगले साल क्या। तो काफी तकलीफों के साथ जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो मैंने देखा रिजर्मेंट नंबर वन ऑफेंडर है।
ठीक है, उसके आगे वो फियर है, फियर के साथ में वो आरआईडी है, आरआईडी से फिर आपका क्या कहते हैं वो सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस। ये मोटा मोटी समझ में आया कि ये चार पांच शब्द है ना, इनसे मुझे दूर रहना है। सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर, अभी होता क्या है वो पता नहीं, सेल्फिशनेस कब आ रही है वो पता नहीं, लेकिन ये शब्द जो थे ना, वर्ड्स, वो मुझे अट्रैक्ट करते थे। तो जब भी कोई डीआर में ये इसमें से कोई शब्द आता था, तो मैं उसको पकड़ के वापस रिपीट करके वापस पढ़ता था, हिंदी में, इंग्लिश में। वो जो विलिंगनेस थी ना मेरी, विलिंगनेस मेरी, एक तो ये स्लोगन्स, स्लोगन्स को पकड़ के बढ़ती रही। और एक जो ये शब्द थे, भैया दूर किससे रहना है मुझे, आरआईडी से दूर रहना है। आरआईडी में डिसकंटेंट, मेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या होता है, इरिटेबल डिसकंटेंट, वो पता ही नहीं था, लेकिन मेरे को ये पता था कि हाँ, इससे दूर रहना। तो धीरे धीरे मैंने फिर वो रिजर्वेंट की प्रेयर चालू करी, 552 पेज पे थी। वो भी मुझे एक सीनियर मेंबर ने बताई थी। जब मैंने बताया कि मेरा वो, जहाँ पे मैं फिजिकल मीटिंग करता हूँ, वहीं पे झगड़ा हो रहा है मेरा, क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो उन्होंने बोला कि रिजर्वेंट प्रेयर करो उसके लिए, अच्छी हेल्थ मांगो, उसकी अच्छी प्रॉस्पेरिटी मांगो, हैप्पीनेस मांगो। तो बोला क्या बात कर रहे हो, बोला, हाँ ऐसे ही है भाई, आपको जिससे खुन्नस है उसके लिए प्रार्थना करो। ये पहले ये बिल्कुल नया था मेरे लिए, बिल्कुल नया था। अब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी कदम में लिखी होगी, लेकिन मुझे डायरेक्ट उसी पॉइंट के बारे में बताया जो मेरी मेन प्रॉब्लम चल रही थी उस समय। मैंने वो किया यार, वो किया। और एक महीने के बाद वो सीनियर मेंबर का 11 साल का सोसाइटी डे था। मैं गुलाब का फूल लेके गया, उनको विश किया, और उन्होंने मुझे गले लगाया। और जब मैं जा रहा था गुलाब का फूल खरीदने, तो बड़ी ईगो हर्ट हो रही थी मेरी, क्यों लेके जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में दो दो सोच चल रहे थे, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा फूल खरीद के उसको गले लगाना चाहता था, दूसरा मना कर रहा था कि छोड़, उसके मत जा, शक्ल ही मत दिखा, वो ऐसा है वैसा है। क्योंकि वो जस्टिफिएबल एंगर है ना, वो मुझे अब दिखा मुझे कि मुझे नहीं करना है। वो जो डीबीएस लग्जरी है ना, मेरे लिए नहीं है गुस्सा करना। तो अब मुझे 10वां कदम, 11वां कदम जब मैं पढ़ रहा हूँ, तब पता लग रहा है 2 साल बाद। लेकिन यार वो 6 महीने 9 महीने की सोब्राइटी में, वो मेरे को कहाँ से आया वो। तो वो रिजनमेंट प्रेयर करने से आया। और वो रिजनमेंट प्रेयर सिर्फ एक पैराग्राफ है, मैंने सिर्फ वही पढ़ा था। वो रेड रोज दिया, उससे बात करी, अभी भी अच्छे से बात होती है। तो यार मैंने ये देखा कि मैं अपना खुद का ही दुश्मन हूँ। मतलब एक शराबी व्यक्ति खुद अकेले में ना बुरी संगत में रहता है, ये मुझे एक सीनियर ने बताया था। तब से मैं ये बांध लिया कि मैं अकेला नहीं रहना है। ऑनलाइन भी जुड़ जाता था, क्योंकि मेरे अभी 775 दिन हुए हैं, 775 दिन में से करीब 600 दिन, करीब 75% मेरे ऑनलाइन पे निकले हैं, वन डे एट ए टाइम। बाकी 275 दिन जो है ना मेरे, वो ऑफलाइन में निकले हैं, 25%। तो यार मेरे को ये भी एक था कि ऑनलाइन मेले को क्यों नहीं इतना वो दिया जाता है कि भाई वो ग्रुप ही नहीं मान सकता उसको मैं। वो भी धीरे धीरे रिजल्टमेंट आया। लेकिन दोस्तों ये अभी कल ही पढ़ रहा था मैं कि जहां जहां मुझे रिजल्टमेंट आता है, जहां जहां मुझे टकराव होता है, जहां जहां मेरे लोगों से या फिर परिस्थितियों से, जैसे कि गुड़गांव छोड़ के मैं अहमदाबाद आया, बड़ा दुख हो रहा था मुझे। क्यों अहमदाबाद भेज रहे हो मुझे, भगवान क्यों भेज रहे हो आप, मेरी नौकरी छूट गई गुड़गांव वाली, फिर नई नौकरी मिली। तो मैं बड़ा दुखी रहता था यार, ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन वही है, तो कहते हैं ना यार, कुछ भी बाई चांस नहीं होता। वो ब्लेसिंग इन डिसगस्ट, वो एक बहुत ही शानदार वर्ड लगा मुझे ये। तो मैं तो वर्ड को पकड़ के चल रहा था, मुझे स्पिरिचुअलिटी, 12 कदम क्या बोलते हैं वो सब ज्यादा आइडिया नहीं था, मैं सिर्फ शब्दों को पकड़ के चल रहा था। ब्लेसिंग इन डिसगस्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि अच्छा ही भेष बदल के आती है, और मैं रोता रहता हूँ पागल जैसे, अरे ये क्या हो गया। दोस्तों मेरे को ये जो स्लोगन्स थे, स्लोगन्स ने काफी अट्रैक्ट किया। जैसे कि वन डे एट अ टाइम हो गया, और ये इसका मतलब मुझे अलग अलग लोगों जगहों पे मिला। जैसे मैं कोलकाता गया था एक बार, कलकत्ता फेलोशिप में मुझे एजिएट का मतलब बताया एक भाई ने। फिर मैं मुंद्रा गया था एक बार, वहां पे मुझे वन डे एट अ टाइम का मतलब बताया। और एजिएट, एजिएट तो ऐसी चीज है जो मैं रोज शेयरिंग में लोगों को देख के, उनको उनकी तकलीफें सुन के ना, तब मुझे लगता है यार मेरा तो सब कुछ बचा हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं आभार देता हूँ, शुक्राना देता हूँ। लोगों के घर पे तो उनके भाई, उनके बाप भी अल्कोहलिक हैं यार, और मेरे तो घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो मुझे तो अपने आप से ही, अपने आप को ही बचाना है, बाकी दूसरों को नहीं बचाना। तो वो इतना शुक्राना निकलता है। और दूसरा जो ये है आपका वन डे एट अ टाइम, वो मैं कच्छ के बाहर, वहाँ गाँव था, वहाँ गया था, तो उस भाई ने बताया कि जैसे कि रात को तुमको बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो 50 मीटर की हेडलाइट दी है, उसके आगे का रास्ता नहीं दिखता अंधेरे में।
बोला नहीं दिखता है। तो 50 मीटर पकड़ पकड़ के तुम रास्ता तय करते हो रात भर। हाँ। बोला वैसे ही वन डे एट टाइम है, तुमको सिर्फ आज का दिन देखना है। तुम यदि पीछे जाओगे तो रिजर्वमेंट में रहोगे, आगे जाओगे तो फियर में जाओगे। अब ये रिजर्वमेंट और फियर, ये वर्ड मैंने सुने हुए थे, हाँ इनसे दूर रहना है। लेकिन कैसे रहना है, वो उस भाई ने बताया कि वन डे टाइम में रहो, आज में रहो, हियर एंड नाउ में रहो। पीछे जाओगे तो रिजर्वमेंट, आगे जाओगे तो फियर। ये मैंने पकड़ ली बात। और तब से मैं फिर, ज्यादा माइंड इधर उधर जाता है ना यार, अपने आप को वापस लेकर आता हूँ, आज में लेकर आता हूँ। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन मैंने 10वें महीने 8वें महीने से करना चालू कर दिया था अपने आप पे, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था। वो पेन टेकिंग बोलते हैं ना, स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है। वो पेन बहुत होता था। लेकिन बीच बीच में अपने आप को, मेरे को जब भगवान ने जिंदा रखा है तो भगवान ही शक्ति दे रहा है, ये भी एक मेरे अंदर थी। लेकिन मैं भगवान को नहीं पकड़ पा रहा था, होता कौन है ये। वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स बोले, मेरे को पता नहीं चल रहा था कि अब भाई, मेरे को 15 महीने बाद जब मेरे रिजल्टमेंट बढ़ गए लोगों से, और दूसरी फेलोशिप में मैं चला गया, इधर उधर चला गया मैं, वहां जाके मेरे को जो स्पॉन्सर मिले, उन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई तुम 15 महीने सोबर थे, 15 महीने मेंटल ऑब्सेशन नहीं आया, ना तो तुमने स्टेप वर्क किए, ना ही तुमने बिग बुक पढ़ी, ना ही तुम्हारे पास कोई अच्छा स्पॉन्सर था, फिर भी तुम मेंटल ऑब्सेशन क्यों नहीं आया तुम्हारे अंदर। बोला पता नहीं क्यों नहीं आया, मेरे को क्या पता। बोले कि तुम मीटिंग्स कर रहे थे, मीटिंग्स में ग्रुप ऑफ ड्रग्स के बीच में बैठते थे, उन्होंने तुमको गुड ऑर्डरली डायरेक्शन दिखाया, इसके लिए तुम बचे हुए हो। और बोला अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात बताई। और मैं इसको ऐसे ही सोच रहा था कि मेरे तो साला अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी पकड़ के ढूंढ रहा हूँ उसको, कहाँ है कहाँ है। और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ तो मेरी पहले दिन से चालू हो गई, और मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों उसमें ये जो हार्ट है, एच फॉर हंगरी, वो हंगरी से मैंने इतना खाना खाया, इतनी वो डार्क चॉकलेट्स खाई, इतनी गजक, गुड़ वाली गजक खाई, चने खाए, उससे मेरा पेट फूल गया यार। मैंने एक सीनियर मेंबर को बोला कि यार मेरे को डाइटिंग करनी है, साल भर हो गया। जब मुझे होश आया साल भर बाद, तो उन्होंने बोला यार ये तो फ्रूट ऑफ सोब्राइटी है। और वो हंस रहे थे। मैं बोला ये क्या यार, ये मेरा पेट बढ़ रहा है इधर, रात भर खराटे मारता हूँ, और अच्छा ये अजीब सा लगता है मुझे खुद को। लेकिन बोले कि ठीक है, जब वो फ्रूट ऑफ सोब्राइटी बोले ना, तब भी जब पेट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ चलो कुछ तो कमाया मैंने। फिर एंग्री बहुत होता था मैं। मेरे को किसी भाई ने बताया कि भाई वाइफ को समझाओ मत, वाइफ को समझो। अब वो समझाओ मत समझो ये दिमाग में हिट हो गया मेरे। अब ये कैसे करना है पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि मेरे को चुप रहना था बेसिकली। वो चुप रहने की आदत डाली मैंने। और अपने आप में वो एंगर जब भी आता था, मैं दूसरे कमरे में जाके, यार मैंने अपने मुंह में रुमाल तक ठूस के रखा हुआ है कि बोलूं नहीं, चुप रहूं, ऐसा किया हुआ है। और वो करते करते आज के दिन ऐसा है कि मैं हफ्तों तक गुस्सा ही नहीं करता हूँ। हफ्तों तक मेरे चेहरे पे मुस्कान रहती है। तो ये जो वेरिएशन आया है फ्रिक्वेंसी का, जो हर 4 घंटे में गुस्सा करने वाला सोमेश था, कभी 2-2 हफ्ते 4-4 हफ्ते तक कभी एक आध बार गुस्सा हो गया होगा बच्चों पे, वो भी जायज गुस्सा, बच्चों पे तो करना ही पड़ेगा कभी कभी। तो वो करते करते कैसे बदलाव आया मेरे अंदर, कैसे बदलाव आया, मेरे को तो पता नहीं था ये डूबियस लग्जरी क्या होती है। वो तो अभी 2 साल बाद मैंने बिग बुक में पढ़ा है। तो ये सब चीजें कैसे आई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ काम जरूर कर रहा था। जैसे हेयर एंड नाउ, ये स्लोगन्स जो थे ना, कि समय को समय दो, गिव टाइम सम टाइम, ये 4-5 स्लोगन्स बहुत ही मेरे को अच्छे लगते थे। ये लोनलीनेस को यार और टायर्डनेस को मैं समझता था कि टायर्डनेस मतलब मेहनत नहीं करना है, थकना नहीं है। और मेरा काम ही मेहनत का था। मेरे को 5-5 किलोमीटर धूप में चलना पड़ता है, कभी कभी, कभी कभी ट्रैवलिंग कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो मैं वो टायर्डनेस समझता था। लेकिन यार अभी मुझे 2 दिन पहले ही पता लगा ये मेंटल टायर्डनेस भी होती है। आई एम टायर्ड, आई एम सिक, बोलते ना, आई एम सिक ऑफ माई जॉब, आई एम टायर्ड ऑफ माई एम्प्लॉयर, आई एम टायर्ड ऑफ माई सन, आई एम टायर्ड ऑफ माई दिस लोकेशन। होता था, मैं बहुत होता था। यहाँ पे ऑफिस में नई जगह है, गुजराती लैंग्वेज है, मुझे गुजराती आती नहीं। तो मुझे कभी कभी रिजर्वमेंट आता था कि यार ये लोग गुजराती में बात करते हैं। और जब मैं जाता हूँ कोई फाइल लेके, वो ऐसे हड़काते थे जैसे कि मैं कुछ हुई नहीं, अरे जाओ बाद में, आप जाओ यहाँ से। उस समय मैं ये रिजर्वमेंट प्रार्थना करता था उसके लिए, अपने वापस रूम पे आके हाथ जोड़ के भगवान से उसके लिए खुशी मांगता था। ये चीज मैंने सीखी। और उसके बाद मेरे को मीटिंग्स में भी जब मैं जाता था तो मुझे गुजराती समझ नहीं आती थी, लेकिन
मैं कोशिश करता था समझने की, और वो भी हिंदी में बोलने की कोशिश करते थे, तो कनेक्शन जुड़ जाते थे कहीं ना कहीं, और जब गले लगते थे तो सारी चीजें दूर हो जाती थी। तो ये सब चीजें मैं जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग की जो बात है ना, वो फिजिकल मीटिंग में मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिली। हालांकि मैंने ऑनलाइन ज्यादा की है, लेकिन वो शुरुआती दौर में तो ये था, जो मिले वो कर ले, जो मिले वो कर ले, बुक पढ़ी है वो पढ़ ले, मेंबर मिला उससे बात कर ले, ऑनलाइन मिली है वो भी कर ले, जहाँ फिजिकल मिल रही थी वहां कर ले। तो मैं जहाँ जाता था, बड़ौदा गया, आनंद गया, अहमदाबाद गया, गुड़गांव गया, जयपुर, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, जहां भी जाता था, रांची, पटना, यार या तो मेंबर से मिलता था, या फिर मिलने का प्रयास करता था फोन पे, या फिर मीटिंग अटेंड करता था फिजिकल। वो बहुत जरूरी मैंने देखा, और उससे मेरा जो चौथा ट्रेडिशन है, वो फिर मैंने सीख के अपने घर पे अप्लाई करने लगा। मैं बच्चों के कमरे में जाता हूँ तो बच्चों की तरह रहने लगता हूँ। मैं वाइफ के साथ किचन में जाता हूँ तो मेरा एकदम से पूरा अलर्ट हो जाता हूँ। हाँ, कोई कुछ काम बताएगी और वो करना है, क्योंकि वो काम जरूर बताती है और मुझे करना ही होता है। बच्चों के साथ में थोड़ा अलग माहौल होता है, माँ बाप आए हुए हैं अभी, पापा मम्मी के साथ बैठता हूँ तो आध्यात्मिक बातें ही करते रहते हैं हम लोग। तो हर हर ग्रुप, जैसे स्वयं शांति होता है ना, वैसे मेरा इधर भी हर किसी के साथ मैं अलग अलग तरह से रहता हूँ। तो ये चीजें मैंने ट्रेडिशन से सीखी हैं, जो मैं घर पे अप्लाई करके 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 एक एक दिन के हिसाब से अपना जीवन जीवन को संयमित बना रहा हूँ। तो यार, घर का मीटिंग जब मेरे 15 महीने में फुल्ली डिस्टर्ब हो गए थे, तब मुझे, ये तो स्लोगन्स की बात थी दोस्तों, उसके अलावा जो प्रेयर्स थी जो मैंने बताई थी शुरू में, कि प्रेयर कर तो रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। फिर 15 महीने की सोबराइटी में मुझे लगा, एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा यार मर जाता हूँ मैं अभी, मेरे को नहीं जीना है, क्योंकि मेरे सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा था उस समय। घर, काम, मीटिंग, तीनों जगह झगड़े चल रहे थे। तो ये प्रार्थना जो थी, रिजर्मेंट प्रेयर, भी उसी समय आई थी। और उसके साथ में मुझे एक भाई ने बताया कि रोज सुबह उठ के भगवान से बात कर तू, है ना। तो मैंने यार शुरू में तो 3:30 4 बजे का अलार्म लगाता था, बाद में आंख अपने आप खुल जाती थी मेरी। और फिर मैं भगवान से बोलता था, भगवान आपका ग्रेटिट्यूड, आज आप मुझे सोबर रखा है, आप मेरे को रिकवरी मिला है, और ये नया जीवन दिया, उसके लिए आभार। और मैं अपने गुनाहों का, अपने परिवार, वाइफ, जो मेरे मेंबर्स थे जिनको मैंने बीमार किया है, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और ये मतलब एक्शन में आना चाहता हूँ। तो ये मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं तैयार हूँ पूरी तरह, कि मुझे आप इशारा करो, क्या करवाना है, आपकी गॉड विल क्या है, गॉड विल वो क्या है, वो मुझे नहीं पता थी। वो उसके लिए आप इशारा करो, मैं तैयार हूँ। और भगवान, यदि मेरे मन में कुछ विचार चल रहे हैं, तो यदि वो मेरे लिए अच्छे हैं तो आप वो इच्छा पूरी करो, यदि वो गलत है, जिससे नुकसान होगा, तो आप वो पूरी मत करो, आपकी इच्छा चले मेरी नहीं। तो ये आपकी इच्छा चले मेरी नहीं है ना, वो मेरे सेट हो गई। और मैं रोज सुबह उठ के, वो कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड बोलते हैं ना, वो मैं सुबह उठ के भगवान से आंख बंद करके बड़बड़ाता रहता था, और फिर सो जाता था। फिर शाम सुबह उठता था 5:30 बजे 6 बजे, फिर अपने वो व्हाट्सएप मैसेज डालना है ग्रुप में, वो सब काम चालू करता था। तो अभी भी कभी कभी आँख खुल जाती है मेरी, तो मैं ये सब 4 5 चीजें बोलता हूँ। लेकिन अभी मेरी प्रेयर और शॉर्ट हो गई। अब मैं सिर्फ 3 चीजों का ग्रेटिट्यूड देता हूँ, चाहे मैं किसी भी बड़े से बड़े मंदिर जाऊं, चाहे मैं रात को अकेले आँख खुल जाए, चाहे मैं अकेले ट्रेवल कर रहा हूँ। मेरे आभार देने का जो आदत डाली है ना भाई लोगों ने, वो 15वें महीने से जो आई है, उसमें सबसे बड़ा आभार है कि आज मैं शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ। क्योंकि यार वो आते ही ना, मेरे अंदर सारे कंपटीशन, और जो मेरे अंदर जो दूसरों से कंपैरिजन होते थे, कि ये भाई देखो कहाँ पहुंच गया यार, सीईओ बन गया, ये देखो इसको 25 साल का अवार्ड मिल रहा है, मेरे साथ चालू किया था काम, मेरे अंडर में काम शुरू किया था, ऐसे। तो उनसे कंपटीशन की भावना दूर हो जाती है, जब से ही मैं सोचता हूँ कि आज मैं जरा के जहरीले गुट से दूर हूँ। फिर दूसरा सोचता हूँ, प्रभु आज आप 24 घंटे से मेरे साथ हो, के लिए आभार। और तीसरा, मुझे ये फेलोशिप से जोड़ने के लिए आभार। तो ये मेरी ये भी एक मेंबर ने बताई है, तो ये चीज मेरे को समझ में आ गई है प्रेयर, और मैं यही बोलता हूँ। और जब भी सुबह घर से निकलता हूँ, प्रभु आपकी इच्छा चले मेरी नहीं, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आपको जो भी व्यवस्था करनी है करो, मैं वैसा काम करूंगा। ये सोचते ही ना मेरे मेरे सारे उलझने वो सारी दूर हो जाती हैं। और मैं घर से जब भी निकलता हूँ, बिना डरे निकलता हूँ। पहले मैं डरों में निकलता था, पहले मैं 15 महीने तक तो डरों में निकलता था कि मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तो शाम को घर पे झगड़ा होगा नहीं होगा। रोज रोज वन डे एट ए टाइम, जो वन डे एट ए टाइम बोलते हैं ना, वही वन डे एट ए टाइम, मेरे को बहुत डर लगते थे।
लेकिन जैसे ही मैंने ये प्रार्थना चालू करी बोलनी यार, मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। मेरे कंधों से ऐसा लगा कि कोई बोझ उतर गया। घर का माहौल अच्छा हो गया, ऑफिस का माहौल भी ठीक हो गया। ठीक मतलब अब उसमें जो काम मेरे को मेहनत करनी है वो तो मेरे को ही करनी है। कंपनी ने मेरे को सैलरी दे रही है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, जो कहते हैं कि करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। वो करेज मैं पूरी तरह अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को सुनना ही पड़ेगा। और यदि मेरा बॉस गाली देता है तो मुझे लगता है कि ये भी हायर पावर गाली दिलवा रही है, ये भी किसी सीनियर मेंबर से सुना मैंने। तो यार कहने का मतलब है, जब भी मेरे अंदर हलचल होती है, उथल पुथल होती है, या तो मैं मीटिंग में शेयर करता हूँ या मैं किसी मेंबर से शेयर करता हूँ, तो वो करने से उसके सॉल्यूशन जो मिलता है ना, उसको मैं बिना दिमाग लगाए 163 पेज पे लिखा भी है। यदि आपको हमारे जैसे डुप्लीकेशन में बनना है तो 100 शराबियों ने बिग बुक में लिखा है 163 पेज पे। यदि हमारे को हमारे जैसा डुप्लीकेशन बनना है तो पहली चीज है विलिंगनेस, दूसरी चीज है पेशेंस, तीसरी चीज है लेबर। तो विलिंगनेस और पेशेंस तो मैं कर ही रहा हूँ, वो तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे जीवन में है। लेबर क्या चीज है वो पता नहीं चल रहा था। उसमें फिर एक शेयरिंग सुनी थी मैंने यूट्यूब पे, और उसमें यही था कि हार्ड वर्किंग और लेबर में ये फर्क है कि हार्ड वर्किंग में मैं अपना दिमाग तन मन धन सब लगा के काम करता हूँ। लेकिन लेबर मतलब जैसे कि हमारे साइड पे लेबर होते हैं, उसको बोलते हैं ये सरिया उठा के वहां रखो, वो उतना ही काम करेगा फिर खड़ा हो जाएगा जब तक दूसरा आदेश नहीं मिलेगा। तो मेरे को भी यहाँ पे बोला गया है सुबह उठ के प्रार्थना कर, घर से निकलते समय प्रार्थना कर। मैं भूल जाता था बार बार, जैसे ही भूलता था डिस्टरबेंस आ जाती थी। धीरे धीरे मुझे पता लगा यार मेरे मन में जो भी डिस्टरबेंस हो रही है उसको मुझे ही मुझे ही प्रार्थना के द्वारा सही करना पड़ेगा। अभी प्रार्थना क्यों करनी पड़ती है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रार्थना ही क्यों करूं शुरू में, कुछ और काम नहीं है क्या? है ना, स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं होता है कि 10 किलोमीटर रोज सुबह चल के जाओ या सुबह चने भिगो के खाओ उससे ठीक हो जाएगा। ये प्रार्थना ही क्यों करूं मैं, और कौन किससे कर रहा हूँ मैं प्रार्थना, कौन है कहाँ है? कोई बोलता अंदर है, कोई बोलता कहाँ है पता नहीं मेरे को। लेकिन वो जो बी डेविलमेंट्स के बारे में पढ़ा मैंने कि जो ब्लॉकेजेस हैं मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में, वो पढ़ के ही समझ में आया कि यार ये जो शुरू से जो मेरे को करवा रहे थे तो यही तो लिखा है किताब में। तो मेरे को मेरी जो आत्मा जो है वो बैंक्रप्सी बोलते हैं ना, आत्मा पूरी अंधकार में थी वो। उसके और मेरे बीच में एक इतना बड़ा दीवार थी। वो दीवार थी मेरे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पेटुपन, आलसीपन, जो ये 7 डेडली सिंस है और मेरे जो डिफेक्ट्स ऑफ करेक्टर है उसकी, वो हटानी थी मुझे। और वो स्टेप स्टेप के द्वारा ही हटेगी, वो बिल्कुल एक फ्लो में स्टेप वर्क दिए गए हैं। लेकिन मुझे जो शुरुआती दौर में जो बताया प्रेयर, वो ये था कि भाई जैसे ही मैं प्रेयर करता हूँ ना, तो जैसे कि मेरी ट्रेन एक ट्रैक पे चल रही है और वो उसको ट्रेन को ट्रैक चेंज करना है, तो वो एक वो साइड में लीवर होता है, वो आदमी खड़ा होकर लीवर घुमाता है तो वो ट्रैक चेंज हो जाता है उसका, वो वी शेप का जो ट्रैक होता है। तो वैसे ही मेरा जो ट्रैक है वो सेल्फ व्हील में चल रहा होता है। मैं डिस्टर्ब हो रहा होता हूँ, डिस्टर्ब का बीज उग चुका होता है, बीज से वो पौधा बन जाता है, पौधे से पेड़ बन जाता है जब डिस्टर्बेंस बहुत भयानक रूप ले लेता है। तो मेरे को उस पेड़ तक नहीं जाना है, पौधे को ही जड़ से उखाड़ देना है। अब वो कैसे उखाड़ू? जैसे ही मैं डिस्टर्ब होने लगता हूँ, या तो मेरे हाथ पैर फूलने लगते हैं, या मेरी सांसें तेज हो जाती हैं, या मेरा दिमाग उल्टा सोचने लगता है। तो जब मुझे पता लगता है, क्योंकि अभी पता लग जाता है, अभी मैं मान लो 1 हफ्ते से गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, अचानक से गुस्सा करूंगा तो पता लग जाता है। जैसे ही वो होता है ना, मैं प्रार्थना करने लग जाता हूँ, क्योंकि प्रार्थना करने से मेरा ट्रैक जो है माई विल से सेल्फ विल से गॉड विल में आ जाता है। अब वो आने के बाद सबसे पहले काम मैं करता हूँ कि मैं अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करता हूँ। वो आज की तारीख में कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं 10th 11th स्टेप पढ़ रहा हूँ। अभी 11th स्टेप में वही लिखा था कि जो जो जिस एक्सटेंट तक मैं अपनी जो इच्छाओं को दूर रखूंगा, भगवान से डिजायर नहीं करूंगा, मांगूंगा नहीं कि भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उसी एक्सटेंट तक ईश्वर मुझे अपनी राह पे लेके जाएगा। और रिमार्केबल और मतलब अद्भुत जो कहते हैं ना कि एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मेरे सामने आ जाएंगे, और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी ऐसा बोलते हैं। तो यदि मैं 50% एफर्ट डालूंगा तो 50% रिजल्ट मिलेगा, 100% एफर्ट डालूंगा 100% रिजल्ट मिलेगा। और मुझे ऑनेस्टी और विलिंगनेस और ओपन माइंड वो ही रखना है। ओपन माइंड का भी मेरा 2 साल में अभी तकलीफ आ रही है, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझने लग रहा था कि यार मैं तो स्टेप कर रहा हूँ, ये लोगों ने नहीं किए, जिसने नहीं किए कंपेयर करता था। तो वो थोड़ा गलत भावना आ रही थी मेरे अंदर। तो ये चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन एक एक दिन के हिसाब से मैं तो ये कहूंगा कि यार मेरे को जो भी ब्लेसिंग्स इन डिसगस्ट मिलती है, उसको, जैसे कि दूध फट गया,
मुझे पनीर बनाना आता है तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। तो वही है, आज के दिन मेरा पैर टूट गया, घर पे बैठा हूँ तो परिवार के साथ बैठता हूँ ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं स्टेप 1 2 3 कर लेता हूँ इसी तरह से। फिर कहीं पे मैं चौथा पांचवा स्टेप कर लेता हूँ, जैसे कि लिटरेचर मीटिंग होती है। लिटरेचर मीटिंग में 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके अनुरूप यदि मैंने अपनी शेयरिंग कर ली तो कहीं ना कहीं मैं चौथा पांचवा स्टेप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद छठा सातवां स्टेप, जब मैंने नॉनवेज छोड़ा, मैंने एग छोड़ा, नेटफ्लिक्स मेरा देखने का पूरा था, मोबाइल में गेम खेलता था, वो सब मैंने बंद किए। और मेरा सबसे बड़ा निकोटीन एडिक्शन था, वो मैं हरिद्वार कन्वेंशन में गया था 6 महीने की सोब्राइटी में 2023 में। वहां पे एक भाई ने मुझे ऐसे ही सेवन्थ स्टेप की आखिरी कॉलम पढ़ाया कि जब मैं शराब से दूर रह सकता हूँ, मैंने बोला हाँ 6 महीने से दूर हूँ, तो बाकी चीजों से क्यों नहीं दूर रह सकता हूँ, प्रार्थना करना हम्बली। तो वो मैंने करी यार, और वो अभी मेरा कहीं 1.5 साल के ऊपर हो गया, मैं दूर हूँ निकोटीन से। तो ये मैंने जाने अनजाने छठा सातवां स्टेप कर लिया। और कभी मैं आठवां नौवां कर लेता हूँ, एंग्री प्रेयर, रिजनमेंट प्रेयर, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस को अपने जीवन में लाके, अपने माता पिता के घर जाके उनसे रिजनमेंट। आज वही माता पिता मेरे साथ रह रहे हैं, हम दोनों, हम तीनों अच्छे से रहते हैं। वो अहमदाबाद आए, मम्मी के पैर पे लगी हुई थी 3 साल से, सबसे पहले वो मेरे पास आई यार। तो ये गॉड ग्रेस ही है। हम लोग बैठते हैं, वाइफ ने एल एन ज्वाइन कर ली, मेरे बच्चों का इंजीनियरिंग में हो गया है, और छोटा बेटा 10th में आ गया है। और अभी हम अहमदाबाद में ही हैं भगवान की ग्रेस से, दूसरा साल हो रहा है, अभी कहीं गए नहीं हम। तो वो, ये जो जॉब की चैलेंजेस है वो भी ठीक चल रही है। और मेरे चैलेंजेस बदल गए, पहले चैलेंजेस थे फाइनेंशियल, जॉब, ये सब थे। अभी मेरे चैलेंजेस हैं गॉड विल को कैसे मानूं मैं, ड्राइवर सीट पे भगवान को कैसे रखूं मैं। मेरे चैलेंजेस चेंज हो गए आज की तारीख में। तो ये सब स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है तो और क्या है। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, उसके लिए थोड़ा पेंस टेकिंग बोलते हैं ना, पेंस टेकिंग करना पड़ा मुझे, तब जाके ये प्रोसेस हुआ है। क्योंकि पेन वॉज द टच स्टोन ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और सबसे एक लास्ट में बोलूंगा कि जब मैं अहमदाबाद शुरू शुरू में आया था 1 साल की सोब्राइटी में, तब एक रूम एक किचन में रहते थे हम चारों मेंबर, 2 महीने के लिए रहे थे हम, परिवार। नो, कोई फ्रिज नहीं था, कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी, कोई फर्नीचर नहीं था। बट फिर भी हम एक एक फेथ के साथ, एक फेथ के साथ थे वहां पे कि वो ईश्वर है जो हमारा आगे भला करेगा। और ये आज के दिन वन डे एट अ टाइम, बस उस समय वन डे टाइम ही चलता था। और मैं और मेरी वाइफ आज भी वो समय याद करते हैं कि यार वो 1 साल की सोब्राइटी में जब हम रहते थे अहमदाबाद में, शुरू शुरू में आए थे, कितना अच्छा मौका था, कितना अच्छा समय था। तो ये चीजें हैं जो मेरे जीवन में घटित हुई थी, जो मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है। और मेरे को जो लगा मैंने आपको शेयर किया, और कितना शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।